JCERT क्लास 9 सिविक्स माने नागरिक चैप्टर 3 पाठ करना है के चुनावी राजनीति। पहला सवाल है चुनाव क्यों होते हैं इस बारे में इनमें से कौन सा वाक्य ठीक नहीं है। कौन सा वाक्य ठीक नहीं है उसको चुनना है। देखो चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देता है। लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। और गाँव में है चुनाव, लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियां बना सकते हैं। तो कौन सा ठीक नहीं है इसमें से? ग नंबर देखो, यानी चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। और दूसरा सवाल है भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता है। चार का ऑप्शन है भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा मतदाता है। क में भारत में चुनाव आयोग काफी शक्तिशाली है। ग में भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है। ग भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार कर लेती है। तो इसका आंसर होगा क, भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता हैं। यह वाक्य सही नहीं है। तीसरा सवाल बोलता है निम्नलिखित का मिलान करें। काम है देखो, डायरेक्ट आंसर मिलाए के लिखल है। समय समय पर मतदाता सूची का नवीकरण आवश्यक है ताकि इकर सही मिलान है। चौथा नंबर जो दिल रहे किताब में, संभव है कुछ लोग उस जगह से अलग चले गए हों जहां उन्होंने पिछले चुनाव में मतदान किया था। मतलब ये लोग हिने हुने आते जाते रहे इसलिए ओकर नवीकरण जरूरत है सूची का। खा में है कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं ताकि एक सही मिलान है। पहला नंबर समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। ग नंबर बोलता है प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का हक है ताकि इसका सही मिलान दूसरा नंबर में हर एक को अपना प्रतिनिधि चुनने का प्रतिनिधि चुनने का समान अवसर मिले। घ नंबर में देखो सत्ताधारी दल को सरकारी वाहन का इस्तेमाल की अनुमति नहीं। क्यों? क्योंकि हर उम्मीदवार को चुनाव में लड़ने का समान अवसर मिले। चौथा सवाल है इस अध्याय में वर्णित चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों की सूची बनाएं और इन्हें चुनाव में सबसे पहले किए जाने वाले काम से लेकर आखिर तक के क्रम में सजाएं। देखो अलग अलग गतिविधियां हैं। इस जो पहले किए जाने वाले काम से लेकर आखिर तक को क्रम में सजाना है। जैसे इसमें कुछ मामला दिया हुआ है चुनाव घोषणा पत्र जारी करना, माने हिने हुने करके देला है सब ये सबके सरियाबे हलिसन बनी। सबसे पहले मतदाता सूची बनाना है, उसके बाद है चुनाव प्रक्रिया की घोषणा होता है, उसके बाद नामांकन दाखिल करना होता है, फिर चुनाव घोषणा पत्र जारी करना होता है, फिर चुनाव अभियान, फिर मतदान होता है, फिर पुनर्मतदान का आदेश मिलता है, फिर वोटों की गिनती होती है और चुनाव नतीजे की घोषणा लास्ट में होता है। शुरू से लास्ट तक इस सन का सिस्टम है। पांचवा सवाल क्या बोलता है सुरेखा जो है एक राज्य विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने वाली अधिकारी है। चुनाव के इन चरणों में उनसे किस किस बातों पर ध्यान देना चाहिए। मतलब अगर चुनाव में खड़ा होते सुरेखा तो का चीज कर ध्यान दे के बढ़िया है निष्पक्ष है। तो देखो इसका का नंबर में है चुनाव प्रसार। ठीक है, कहाँ कहाँ कौन कौन सा उसको ध्यान देना है। तो एक प्रभारी अधिकारी के रूप में सुरेखा को चाहिए कि स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव को ध्यान में रखते हुए और सुनिश्चित करें कि पहला पॉइंट है कोई भी उम्मीदवार अथवा अन्य व्यक्ति मतदाताओं को बहका अथवा धमका नहीं रहा है अथवा उन्हें किसी का लालच देकर अपने समर्थन में नहीं करे, माने कि जबरदस्ती को नहीं बोला था धमकी उमकी देखे। दूसरा पॉइंट उम्मीदवार द्वारा धर्म अथवा जाति के नाम पर मतदाताओं से समर्थन तो नहीं मांगा जा रहा है। हमें जाति के रहेगी इसलिए हमें देशन तो नहीं कहते हैं। सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है, सही से होते कि नहीं सरकारी मशीन का दुरुपयोग तो नहीं करते हैं। क्या ये लोग तय सीमा में चुनाव अभियान के दौरान खर्च कर रहे हैं, माने पैसा उसे दे के तो नहीं करवाते हैं। नहीं, सबको ध्यान देकर खा नंबर में देख मतदान के दिन। अब मतदान के दिन क्या चीज का ध्यान रखेंगे सुरेखा को चाहिए कि वो इस बात का ध्यान रखे कि मतदाताओं को किसी भी तरह से वोट डालने से रोका तो नहीं जा रहा है
किसी तरह की धांधली तो नहीं की जा रही है, उससे मतपेटियां छीनने, जबरन बूथ पर कब्जा करने आदि ऐसी चीज़ों का रिपोर्ट तुरंत आयोग को करना चाहिए। जबरदस्ती के वो अगर गलत तरीका से करत हैं तो उस चीज़ का ध्यान देगा। गम है मतगणना के दिन मतों को स्वतंत्र तथा निष्पक्ष गणना के लिए उसे पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। उसे पार्टियों के समर्थकों द्वारा की जाने वाले किसी भी संभावित घटना के लिए सतर्क रहना चाहिए। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी उम्मीदवारों के एजेंट वोटों की सुचारू रूप से गणना सुनिश्चित करने के लिए वहां विद्यमान है। देखो 6वां नंबर बोलता है, नीचे दी गई तालिका बताती है कि अमेरिकी कांग्रेस के चुनाव के विजयी उम्मीदवार में अमेरिकी समाज के विभिन्न समुदाय के सदस्यों की क्या अनुपात था, ये किस अनुपात में जीते, इसकी तुलना अमेरिकी समाज में इन समुदाय की आबादी के अनुपात से कीजिए। इसके आधार पर क्या आप अमेरिकी संसद के चुनाव में भी आरक्षण के सुझाव देंगे? अगर हाँ तो क्यों, और किस समुदाय के लिए अलग, अगर नहीं तो क्यों? माने अमेरिकी में भी हम लोग अलग अलग समुदाय के लोग हैं, वहाँ भी कोई अश्वेत है, कोई हिस्पैनिक है, कोई श्वेत है, तो अलग अलग आरक्षण प्रतिशत में देल है, तो उनके भी आरक्षण की जरूरत है क्या? जैसे देख, अश्वेत कर है अमेरिकी प्रतिनिधित्व सभा में प्रतिशत में 8 है और अमेरिकी समाज में 13 है। हिस्पैनिक कर 5 है और अमेरिकी समाज में 13 है। श्वेत कर 86, अमेरिकी समाज में 70 है। ठीक है, उत्तर होते हाँ, अमेरिकी कांग्रेस में आरक्षण की पद्धति लागू की जानी चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा प्रत्येक समुदाय को प्रतिनिधि समाज में बराबर का प्रतिनिधित्व जैसे उसके आबादी के अनुपात में मिलना संभव हो सकेगा। आबादी में काले लोग माने अश्वेत तथा हिस्पैनिक का कुल प्रतिशत हिस्सा 26% है, माने 13 है तो 26% हो गया। इसके होने के बावजूद कांग्रेस में केवल उन्हें 13% अथवा टोटल अनुपात, आबादी के अनुपात का आधा प्रतिनिधित्व प्राप्त है, जबकि गोरे लोगों को उनकी आबादी से भी 16% अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है। माने काला लोग के तने दिक्कत है और गोरे लोग का जितना आबादी उससे भी 16% अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, इसीलिए उसमें भी आरक्षण की जरूरत है। यही चीज का बोलते हैं। 7वां सवाल बोल रहा है, हाँ, क्या हम इस अध्याय में दी गई सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इनमें से सभी पर अपनी राय के पक्ष में 2 तथ्य प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, क में देखो, भारत के चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक पर्याप्त अधिकार नहीं है। ठीक है, माने देश में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक पर्याप्त अधिकार नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, क्योंकि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग को पर्याप्त शक्तियां दी गई है। जैसे देख, चुनाव संबंधी सरकार किसी भी सलाह को मानने के लिए आयोग बाध्य नहीं है, जबरदस्ती न करे। आयोग सत्ताधारी पार्टी को सरकारी मशीनरियों के दुरुपयोग से रोक सकता है, ये सब भी है। सरकारी का इस्तेमाल नहीं कर सके मशीन का गलत तरीका से। यह चुनाव आचार संहिता लागू करता है तथा इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों या दलों को सजा देते हैं। चुनावी ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारी चुनाव आयोग के अधीन कार्य करता है, न कि सरकार के अधीन। माने सरकार का अधीन नहीं रहे, चुनाव को ड्यूटी में देते, चुनाव में ध्यान देते हैं। हाँ में बोलता है, हमारे देश के चुनाव में लोगों की जबरदस्त भागीदारी होती है। हाँ, यह सच है और यह स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव का सूचक है। यदि चुनाव में धांधली होती तो मतगणनाओं की संख्या निरंतर घटती जाती, जबकि भारत में मतदान का प्रतिशत पहले से बढ़ गया। मतलब ज्यादा जागरूक होते हैं, ज्यादा देते हैं, क्योंकि निष्पक्ष है ना, स्वतंत्र। ग नंबर बोलता है, सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान होता है। सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान होता है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, शासक दल के लिए चुनाव जीतना अपेक्षाकृत कठिन है, क्योंकि मतदाता चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं किए जाने के कारण प्रायः इनसे नाराज रहते हैं। एक धर तो चुनाव में जीत जाए, लेकिन उन्होंने वादा पूरा नहीं करें तो दूसरा धर उन्हें चांस नहीं रहे। विरोधी पार्टियों द्वारा नए वादे करने के कारण माहौल उनके पक्ष में चला जाता है। तो नया के चांस देख हो जाएगा कि नया वादा करें तो मन सोचें कि नहीं, ये आदमी हो सके पूरा करी हमारे समस्या के। ये सत्ताधारी दल भी निरंतर चुनाव हारते आए हैं, तो इसीलिए हारता भी है सत्ताधारी लोग भी। हमें अपने चुनाव को पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए कई कदम उठाने जरूरी हैं। तो इसको उत्तर हाँ, चुनाव को पूर्ण स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए वर्तमान में सुधारों की आवश्यकता बढ़ गई है। जिसे पॉइंटेड किया हुआ है, चुनाव के दौरान अधिकतम मात्रा में धन का दुरुपयोग होने लगा है
और उम्मीदवारों के रूप में अपराधी पृष्ठभूमि के लोग चुनाव में भाग लेते हैं तथा वे अपनी ताकत से जनता को प्रभावित करने लगते हैं। उसके बाद चुनाव आयोग को चुनाव में धन के दुरुपयोग को रोकना चाहिए तथा उसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव लड़ने से भी रोकना चाहिए। गलत तरीके से जमन करने से रोके जरूरी है। 8वां सवाल बोलता है चिन्नप्पा को दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान करने के जुर्म में सजा मिली थी। यानी यार के सताते रहे तो उनको सजा मिल रही है दहेज ले। तो सतबीर को छुआछूत मानने का दोषी माना गया था। माने एक चिन्नप्पा है, दूसरा सतबीर को छुआछूत मानने का दोषी माना गया, माने छुआछूत भावना से देखते रहे। उसके बाद दोनों को अदालत में चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी। अदालत में उमन चुनाव नहीं लड़ सके। क्या यह फैसला लोकतांत्रिक चुनाव के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ जाता है? लोकतांत्रिक है कि नहीं सके तो बताया है, अपने उत्तर पक्ष में तक दीजिए। तो देखो उत्तर बोलता है न्यायालय का यह निर्णय लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं जाता है। आयोग का निर्देशानुसार गंभीर आपराधिक मामले जिन व्यक्तियों पर साबित हुए हैं उन्हें वह चुनाव लड़ने से वंचित कर सकता है। पहले को दहेज के जुर्म में सजा मिली थी और दूसरे को संवैधानिक प्रावधान के तहत छुआछूत के व्यवहार के लिए दंडनीय अपराध किया गया। तो लोग चुनाव नहीं लड़ने दे रहा है, मतलब ये बात सही है, हो सकता है लोकतांत्रिक है। 9वां सवाल बोलता है यहाँ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चुनावी गड़बड़ियां की कुछ रिपोर्ट दी गई है। क्या ये देश अपने यहाँ के चुनाव में सुधार के लिए भारत से कुछ बातें सीख सकता है? प्रत्येक मामले में आप क्या सुझाव देंगे? अलग अलग देश है, भारत से कुछ सीखवाएं तो घटना दे। देखो नाइजीरिया के एक चुनाव में मतगणना अधिकारी जानबूझकर एक उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या बढ़ा दी और उसे जीता हुआ घोषित कर दिया। बाद में अदालत ने पाया कि दूसरा उम्मीदवार को 5 लाख वोटों को उस उम्मीदवार के पक्ष में दर्ज कर लिया गया था, है ना, माने फर्जी तरीका से वोट करके गिनवाए रहे। तो भारत से सीखे कर जरूरत है? तो हाँ, यह देश भारतीय मतगणना पद्धति से सीख ले सकता है। हमारे यहाँ मतगणना के समय चुनाव में भाग लेने वाली सभी प्रतिनिधियों के पर्यवेक्षक मौजूद होते हैं तथा उनके सामने मतों की गणना की जाती है। इतना ही नहीं, किसी भी तरह का संदेह होने पर पुनः मतगणना की भी व्यवस्था है। गड़बड़ी फिर से चुनाव हुई भारत में, चले सीखे का जरूरत है वो देश के, नाइजीरिया के। खान में बोलता है फिजी में चुनाव से ठीक पहले, माने फिजी भी एक देश है, फिजी में चुनाव से ठीक पहले एक पर्चा बांटा गया जिसमें धमकी दी गई थी कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी के पक्ष में वोट दिया गया तो खून खराबा हो जाएगा। यह धमकी भारतीय मूल के मतदाताओं को दी गई थी। धमकी मिल रही है, टीचर कहते हैं हाँ, फिजी के लोग भारतीय चुनाव पद्धति से सीख ले सकते हैं क्योंकि इस तरह की धमकियां से निपटने के लिए संवैधानिक तथा विधिक प्रावधान होने चाहिए तथा ऐसे शक्तिशाली एजेंसी होनी चाहिए जो तत्काल दंडात्मक कार्रवाई कर सके। सजा देकर ताकत रही तभी तो उसमें कार्रवाई करेगी नहीं। दूसरा में है यह प्रावधान होना चाहिए कि जो कोई दल या उम्मीदवार इस तरह के कार्यों में लिप्त पाया जाएगा उसको चुनाव लड़ने के आयोग करार दिया जाएगा। और माने वो चुनाव नहीं लड़े पारी उस टाइप करके सजा देते हैं अगर किसी तरह से गलती धमकी देते हुए अगर पता चल गया तो। ग नंबर बोलता है अमेरिका के हर प्रांत में मतगणना और चुनाव संचालन की अपनी अपनी प्रणालियां हैं। सन 2000 के चुनाव में फ्लोरिडा प्रांत के अधिकारियों ने जॉर्ज बुश के पक्ष में अनेक विवादास्पद फैसले लिए पर उनके फैसले को कोई नहीं बदल सकता जॉर्ज बुश के समय। तो उत्तर है अमेरिका भारतीय चुनाव पद्धति से सीख ले सकता है क्योंकि देख यहाँ चुनाव में आयोजन के लिए एकीकृत व्यवस्था है जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग के रूप में काम करती है। इसके नियम और आदेश संपूर्ण देश में समान रूप से लागू होते हैं, माने सब जगह समान रूप से नियम कानून लागू है, इसलिए भारत में सीख ले सकेगी अमेरिका। दूसरा, यह संस्था स्वतंत्र तथा सरकारी प्रभाव से मुक्त है। यह चुनाव के दौरान सरकार के फैसले पर रोक लगा सकती है यदि वे स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के हित में न हो। स्वतंत्र निष्पक्ष नहीं है लेकिन तुरंत ऑब्जेक्शन कर सकेगा चुनाव। 10वां नंबर देखो, 10वां नंबर बोलता है भारत में चुनावी गड़बड़ियों से संबंधित कुछ रिपोर्ट यहाँ दी गई है। ठीक है, प्रत्येक मामले में समस्या की पहचान कीजिए, इन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो समस्या दे रहा है गड़बड़ी क्या कर सकती किसी को दूर करके। चुनाव की घोषणा होते ही मंत्री महोदय ने बंद पड़ी चीनी मिल को दोबारा खोलने के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। मैंने मंत्री कहते चीनी मिल जगह चुनाव हो तो सेकंड का तो मिल खोला सबको बांटा ताकि
सब जनता का समर्थन। इकर मतलब है कि वो घोटाला की है, गलत तरीका है। मतलब देख, इकर में क्या कहते हैं, चुनाव की घोषणा के बाद मंत्री द्वारा की गई यह घोषणा जनमत को प्रभावित करने वाला कदम है जो निष्पक्ष चुनाव में बाधक है। यह आचार संहिता का खुला उल्लंघन है, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकता है वो। अगर देना है तो शुरू से ही दो, तो ये चुनाव आओ तो सेकंड खाली तोहरे देखा था उस समय से। दूसरा है, इसके लिए चुनाव आयोग मंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी करे तथा उचित जवाब नहीं मिलने पर उसकी उस घटना को अवैध घोषित करे तथा दंडात्मक कार्रवाई करे। माने तो उसको आयोग क्या बोलते हैं, कारण क्या कारण है कि तुमने उसी टाइम चीनी बांटना चालू कर सकता है, उसको कारण बताओ नोटिस जारी कर सकते हैं या अवैध घोषित करके उसको दंड भी दे सकता है। क नंबर, विपक्षी दलों का आरोप था कि दूरदर्शन और आकाशवाणी पर उनके बयानों और चुनाव अभियान को उचित जगह नहीं मिली, है ना। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर बोल रहा है। तो देखो, इसका कारण है यह निष्पक्ष चुनाव संपन्न करने में बाधक है। इसमें उन पार्टियों को जनता तक अपनी बात पहुंचाने का समान अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, फलतः मतदान के प्रभावित होने की आशंका है। यानी किसी पार्टी को अगर रेडियो और दूरदर्शन में अगर ज़्यादा दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि दूसरा पार्टी को समान अधिकार नहीं मिल रहा है, ये लोग कहाँ से देगा। दूसरा है, आयोग को चाहिए कि अविलंब इसकी जांच करवाए तथा सही पाए जाने पर उस पार्टियों को फिर दूरदर्शन तथा रेडियो तक पर्याप्त सुविधा पहुंच सुनिश्चित करने की व्यवस्था करें। दूसरा पार्टी ने भी व्यवस्था की देखा था। गण चुनाव आयोग की जांच से एक राज्य की मतदाता सूची में 20 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम मिले। जांच कर लें तो 20 लाख तो गलत तरीका से वोट डालल है, वो वाला मिल रहा है। तो देख, इकर में पॉइंटेड है, इस तरह के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव बाधित होगा इस तरह से, क्योंकि ये सभी वोटर किसी एक पार्टी के पक्ष में मत करेंगे। चुनाव आयोग इस मतदाता सूची को खारिज करे तथा सही मतदाता सूची तैयार करने का आदेश जारी करे। इस कार्य में लिप्त अधिकारियों को दंडित करने के लिए आदेश जारी किए जाएं। निष्पक्ष नहीं हुआ इसलिए उसको जांच करो और दंड करो। उतना वोट कैसे एक्स्ट्रा गलत। एक राजनीतिक दल के गुंडे बंदूक के साथ घ नंबर में है घूम रहे थे, बंदूक के साथ घूम रहे थे, दूसरी पार्टियों के लोगों को मतदान में भाग लेने से रोक रहे थे और दूसरी पार्टी को चुनावी सभाओं पर हमले कर रहे थे। मैंने बंदूक से धमकाते हैं और ऊपर में हमला भी करते हैं। ठीक है, देख आंसर में देख। राजनीति के इस अपराधीकरण से स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के होने की संभावना कम हो जाएगी। ऐसे में तो निष्पक्ष चुनाव नहीं ना हो पाएगा। इनके डर से चुनाव में भाग लेने के लिए आगे नहीं आएंगे लोग। चुनाव है लेकिन मैं बंदूक देते हुए चावल कहाँ से बने। दूसरा, आयोग को चाहिए कि ऐसे तत्वों तथा संबंधित पार्टियों का पता लगाकर उन पर उचित कार्रवाई करे, है ना। सभी उम्मीदवार को समुचित सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए। प्रशासन से विधि व्यवस्था की चौकसी बढ़ाने के लिए कही जाए। मतलब ठीक से प्रशासन तनी मदद करे, चौकसी रहे, चौकन्ना रहे ताकि निष्पक्ष हो जाए। 11वां सवाल देखो, 11 नंबर बोलता है, जब यह अध्याय पढ़ाया जा रहा था तो रमेश कक्षा में नहीं आ पाया था। अगले दिन कक्षा में आने के बाद उसने अपने पिताजी से सुनी बातों को दोहराया। पिताजी से कोयरे से दोहरा लग। क्या आप रमेश को बता सकते हैं कि उनके इन बयानों पर क्या गड़बड़ी है। हालांकि आए तो नहीं आ रहे लेकिन वापस से सुन रहे होकर बताते। तो काम में कहते, औरतें उसी तरह वोट देती है जैसा पुरुष उनसे कहते हैं, इसलिए उनका मताधिकार देने का कोई मतलब नहीं है। माने औरत में जैसे मर्द धर्म के लगे वोट दें तो दिल तो बड़ा भी रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वोट के अधिकार का संबंध इस बात से बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति अपने उस अधिकार का किस तरह प्रयोग करता है। हाँ, महिलाओं को उनके वोट का महत्व अवश्य बतलाया जाना चाहिए। अतः लैंगिक पक्ष विचार किए बिना प्रत्येक को वोट का अधिकार होना चाहिए। लिंग पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ नंबर बोलता है, पार्टी पॉलिटिक्स से समाज में तनाव पैदा होता है। चुनाव में सबकी सहमति वाला फैसला होना चाहिए, प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स निकली। हाँ, ये सच है कि पार्टी राजनीति समाज में तनाव पैदा करती है, किंतु चुनाव में प्राय सहमति का संभावना नगण्य है, क्योंकि प्रत्येक उम्मीदवार विजयी होना चाहता है तथा इस मुद्दे पर सहमति बनने की कोई संभावना ही नहीं रहती है। अतः स्वस्थ प्रतियोगिता ही चुनाव का बेहतर विकल्प है। सभी तो जीत के चाहेंगे, तो स्वस्थ जे सही उम्मीदवार सेकेंड जीता मैं। उनका नंबर बोलता है, सिर्फ स्नातकों को ही चुनाव लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। मतलब जो ग्रेजुएट हैं सेके काली का होता है, लेकिन नहीं, यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। खासकर हमारे देश में जहाँ अशिक्षा
बहुत अधिक है। अतः ऐसा करने से अशिक्षित या कम शिक्षित लोगों के मतदान के अधिकार का हनन होगा। ऐसा नहीं है कि खाली ग्रेजुएट लोग ही चुनाव लड़ सकता है, कोई भी लड़ सकता है ना। इस टाइप का इसी के पास खत्म होता है।